हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की इस यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग मेरे साथ मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासें पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि हम लोगों ने पहले जो कांग्रेस की स्थापना है उसकी बात की थी 2 दिन पहले के टॉपिक पे। कल हम लोगों ने बात किया था मुस्लिम लीग की स्थापना की, और मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमको देखना है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जिस अधिवेशन में कांग्रेस 2 धड़ों में विभाजित हो गया, एक गर्म दल और एक नरम दल। उनका आपस में विभाजित होने के पीछे का कारण यही था। उनके जो है विभाजित होने का कारण यही था क्योंकि दोनों ही दलों के जो नेता हैं उनकी विचारधाराएं अलग अलग थी, और इस विचारधारा में वैमनस्य के कारण, विचारधाराओं में अंतर के कारण अब कांग्रेस के अंदर जो नेता हैं उनका अब ये अवश्यंभावी हो गया कि अब वो एक साथ मिलकर भी काम नहीं कर सकते थे, और दोनों के वैचारिक मतभेदों के कारण जो कांग्रेस है वो 2 दलों में विभाजित हो गया। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और आज की टॉपिक में हम लोग बात करेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का उदय। यह जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसके प्रथम चरण के बारे में हम लोग बात करेंगे आज के टॉपिक में, ठीक है। तो अब जैसे जो क्रांतिकारी आंदोलन है, तो जो क्रांतिकारी आंदोलन है इसको मुख्य रूप से इसको आगे बढ़ाया जो कांग्रेस के गर्म दल के जो नेता थे, जो उग्रवादी नेता थे, उन्हीं ने जो क्रांतिकारी आंदोलन है इसको आगे बढ़ाया, ठीक है। फिर आज का जो टॉपिक है उसकी हम लोग शुरुआत करेंगे थोड़ा सा रिलेट करके जो सैटरडे का जो टॉपिक था हमारा, जिसमें हम लोगों ने मुस्लिम लीग की स्थापना को पढ़ा था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना में मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे कि आगा खां है, आगा खां नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में 36 मुस्लिम प्रतिनिधियों का एक दल शिमला में जाकर के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो उससे मिलता है, और मिलकर के अपनी बात, अपनी जो इच्छा थी कि एक मुस्लिमों के लिए भी कांग्रेस की तरीके मुस्लिमों के लिए भी एक राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया जाए। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो इनकी मांग है इसके पीछे आखिरकार सोच किसकी थी, ठीक। तो एक जो है आर्चबोल्ड नामक एक एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज के प्रिंसिपल थे आर्चबोल्ड, उनके ही मन की एक कहा जाए तो संकल्पना थी, जिसके जरिए आगा खां 36 प्रतिनिधियों के साथ जाकर के लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं और एक मुस्लिम लीग की स्थापना का एक प्रारूप तैयार होता है। और फिर ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां इनके प्रयासों से एक संगठन का निर्माण होता है जिसका नाम है मुस्लिम लीग। तो हम लोगों ने मुस्लिम लीग की ये स्थापना, इसका जो ये फैक्चुअल पॉइंट्स इसके बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम थोड़ा सा उसको देखेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या थे, मोटिव क्या था मुस्लिम लीग का। तो जब हम लोग उद्देश्य मोटिव में बात करते हैं तो पहला जो उद्देश्य है वो तो यही है कि मुस्लिमों के हितों की रक्षा हेतु, मुस्लिमों के हितों की रक्षा हेतु इस लीग का गठन हुआ। दूसरा, इस लीग का जो गठन हुआ इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि विधान परिषद में और सरकारी नौकरियों में, चूंकि मुस्लिमों की जो प्रतिनिधित्व है वो कम था, हिंदुओं का प्रतिनिधित्व अधिक था, तो इस संगठन का उद्देश्य ये था कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन का निर्माण करके और मुस्लिमों को भी विधान परिषद और सरकारी नौकरियों में जगह दिलाना या उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना, ठीक है। तो एक दूसरा उद्देश्य ये हो गया, सरकारी नौकरी एवं राजनीति में मुस्लिमों की भागीदारी बढ़ाना, ठीक। फिर एक उद्देश्य अगर हम देखें, अगला उद्देश्य ये था कि इस समय जो अंग्रेज जो अधिकारी हैं वो मुस्लिमों की तुलना में हिंदुओं को अधिक वरीयता देते थे, ठीक है। उन्हें लगता था कि जो मुस्लिम हैं वही ज़्यादा जो क्रांति वगैरह है, जो आंदोलन है, इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से इस संगठन का उद्देश्य ये भी था कि ब्रिटिशों के साथ एक सामंजस्य की स्थिति बनाना, और जो अंग्रेज
मुस्लिमों के साथ जो भेदभावपूर्ण नीति कर रहे हैं उस भेदभावपूर्ण नीति से मुस्लिमों की रक्षा करना। तो इसका उद्देश्य ये भी हो गया, अंग्रेजों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, एवं उनका समर्थन प्राप्त करना। ठीक है, तो ये मुख्य उद्देश्य हो गए मुस्लिम लीग की स्थापना के। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे कांग्रेस की सूरत अधिवेशन की। अच्छा, एक पॉइंट उसमें और याद रखिएगा कि जो मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो नवाब बकर उल मुल्क थे जिनके द्वारा मुस्लिम लीग की का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, हम लोग चूंकि कांग्रेस के तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता रमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी, ये तो हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी आपसे मुस्लिम लीग का भी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता पूछ सकता है किसके द्वारा की गई, तो उस कंडीशन आपको याद रखना है नवाब बकर उल मुल्क के द्वारा। और देखिए कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, तो देखिए कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है, इसी अधिवेशन में ही कांग्रेस का दो धड़ों में विभाजन हो जाता है, नरम दल और गरम दल में। तो हम इसमें देखते हैं कि कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है इसकी उपलब्धि देखते हैं, इसकी उपलब्धि क्या रही। तो उपलब्धि में हम देखेंगे कांग्रेस का विभाजन, हम देखेंगे कांग्रेस विभाजन के कारण क्या रहे, कारणों में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग जो पहला कारण है उस पहले कारण के रूप में हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन में सत्ता का हस्तांतरण। पहला कारण हम देखेंगे ब्रिटेन में सत्ता का हस्तांतरण। एक कारण ये होता है कांग्रेस के विभाजन का, क्योंकि देखिए कांग्रेस का जो विभाजन है वो किसी एक दिन में उत्पन्न जो परेशानियां हैं, जो चुनौतियां, उसका पड़ा नहीं था। इसकी जो पृष्ठभूमि लंबे समय से चल रही थी, लंबे समय से ही इसके जो कांग्रेस के अंदर जो नेता थे उन नेताओं में धीरे धीरे विचारधाराओं में अंतर आ रहा था, और इसी वजह से बहुत समय तक तो प्रयास किया गया कि विभाजन ना हो सके, लेकिन 1907 में आखिरकार इन नेताओं का आपस में एक साथ काम कर पाना मुश्किल हो गया और इसी कारण से कांग्रेस का विभाजन हुआ। दूसरा हम लोग कारण देखेंगे प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन और उसका स्वागत। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन और उसका स्वागत। अगला देखेंगे हम लोग बंगाल का विभाजन। जो बंगाल का विभाजन है इसको हम लोग महत्वपूर्ण कारण के रूप में देखते हैं, क्योंकि बंगाल के विभाजन के बाद ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिन परिस्थितियों के कारण जो आंदोलन प्रारंभ हुए थे, जैसे बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, इन आंदोलनों को चलाने के लिए भी कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और यह भी कारण बनता है कांग्रेस के विभाजन का। फिर एक और महत्वपूर्ण कारण है जिसको हम लोग कह सकते हैं अध्यक्ष पद को लेकर विवाद। तो इस समय कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण है बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन संबंधित
विवाद। तो ये मुख्य कारण है, एक एक की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे ब्रिटेन में सत्ता का हस्तांतरण, देखिए इस समय 1905 में क्या हुआ कि ब्रिटेन में सत्ता का हस्तांतरण होता है और लिबरल पार्टी की सरकार बनती है। यहाँ पर सरकार किसकी बनेगी? लिबरल पार्टी की। अब जब लिबरल पार्टी की सरकार बनती है तो जो नरम दल के जो नेता थे ये चाहते हैं कि अब चूंकि वहां पर सत्ता का हस्तांतरण हो गया है और जो लिबरल पार्टी की सरकार है वो अब अवश्य ही जो भारतीय हैं, भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए पार्लियामेंट में कोई ना कोई बिल पेश करेगी, या फिर भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा है उससे बचाने के लिए कोई ना कोई कानून बनाएगी। तो नरम दल के नेता ये चाहते थे कि हम अंग्रेजों का साथ दें और अपनी बात बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रखें। लेकिन गरम दल के जो नेता हैं उनका मानना था कि सरकार ब्रिटेन में चाहे किसी की भी है, भले ही लिबरल पार्टी की सरकार आई है, लेकिन फिर भी भारत में जो भारतीयों का दमन किया जा रहा है, अंग्रेज जो भारतीयों का दमन कर रहे हैं, उसमें फिर भी किसी भी तरीके का ये लोग रोक नहीं लगाएंगे, किसी भी तरीके का कानून नहीं बनाएंगे जिससे भारतीयों की रक्षा की सके। इसलिए गरम दल के जो नेता हैं इनका मानना था कि अब उस समय आ गया है कि अब सिर्फ जो है अन्य विनय के द्वारा ही स्वतंत्रता नहीं बल्कि संघर्ष के द्वारा स्वतंत्रता की प्राप्ति की जाए, या संघर्ष करके अपने हितों की प्राप्ति की जाए। तो ये भी एक कारण बनता है क्योंकि गरम दल के नेता लिबरल पार्टी की सरकार से अपेक्षा रख रहे थे कि वो अब इनके लिए कुछ इनके हितों की प्राप्ति के लिए कुछ कानून बनाएंगे, कुछ संशोधन करेंगे। फिर हम देखते हैं दूसरा कारण, प्रिंस ऑफ वेल्स। इसी समय 1905-6 के आसपास प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन की सूचना होती है। अब जब प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन की सूचना होती है तो जो नरम दल के जो नेता हैं उनका मत होता है, वो अपना विचार रखते हैं कांग्रेस के अधिवेशन में कि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में भव्य स्वागत किया जाए, जिससे शायद प्रसन्न होकर के और अपनी बात बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रखी जाए। अपनी जो भी मांगे हैं, राजनीति में मांग है, जो शोषण से बचाव के लिए जो मांगे हैं, तो उन मांगों को प्रिंस ऑफ वेल्स के सामने बड़े ही आराम, बहुत ही शालीनता के साथ रखा जाए। लेकिन जो गरम दल के नेता हैं उनका मानना था कि हमें इसका स्वागत भारत में नहीं करना चाहिए, हमें पूरी तरीके से इसके आगमन का विरोध करना चाहिए। तो ये भी दोनों के मध्य एक वैचारिक मतभेद का कारण बन जाता है। ठीक है, फिर आता है बंगाल का विभाजन और स्वदेशी जो आंदोलन है उससे संबंधित विवाद। 1905 में क्या होगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। बंगाल के विभाजन का मुख्य कारण भी यही था क्योंकि बंगाल उस समय राजनीतिक चेतना का केंद्र बन चुका था। जो ये उग्रवादी जो गतिविधियां हैं ये भी बंगाल में ही अधिक केंद्रित थी। बंगाल को अपना केंद्र बनाए हुए थे जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी इन्होंने, और इसी कारण से बंगाल में जो आंदोलनकारी हैं इनको छीन करने के लिए, इनकी शक्ति को खत्म करने के लिए कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाता है। और बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप अब आंदोलनकारियों के द्वारा बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया जाता है। इस आंदोलन को चलाने में भी कांग्रेस के जो सभी सदस्य हैं या कांग्रेस के अधिवेशन में जब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, इसको पथ प्रदर्शित करने के लिए जब प्रस्ताव रखा जाता है तो इसमें भी जो विचार है वो दो गुटों में बढ़ जाता है। एक जो गुट है उसका मानना था कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखा जाए, सिर्फ बंगाल में ही पूरी तरीके से चलाया जाए। लेकिन एक गुट ऐसा भी था जिसका मानना था कि अब वो समय आ गया है जब बंगाल से इस आंदोलन को निकाल करके और पूरे भारत में प्रसारित किया जाए, और जिससे कि पूरे भारत की जनता इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करे और एक इस आंदोलन को एक बड़ा और व्यापक जनाधार मिल सके। ठीक है, साथ ही साथ इस आंदोलन के साथ ही पूर्ण स्वराज्य का आंदोलन भी चलाया जाए। जो पूर्ण स्वराज की जो मांग है उसको भी इस आंदोलन के साथ शामिल कर दिया जाए। तो ये भी एक वैचारिक मतभेद हो जाता है दो गुटों के बीच। फिर हम देखते हैं अध्यक्ष पद को लेकर विवाद। जो गरम दल के जो नेता थे वो जो है कांग्रेस का अध्यक्ष 1906 में और फिर 1907 में दोनों में समस्या आती है। 1906 का जो अधिवेशन होता है उसमें भी जो गरम दल के जो नेता हैं वो लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, लेकिन जो नरम दल के नेता हैं वो किसी भी कंडीशन में उग्रवादी नेताओं को अध्यक्षता नहीं देना चाह रहे थे। तो 1906 में भी डिस्प्यूट होता है। फिर 1907 में भी एक समस्या खड़ी हो जाती है। 1907 के अधिवेशन में जो सूरत का अधिवेशन हुआ उसमें भी नरम दल के जो नेता हैं वो बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे,
लेकिन जो नरम दल के नेता हैं वो रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। परिणामतः क्या होता है, नरम दल चूंकि बहुसंख्यक में थे, इसी कारण से नरम दल के जो नेता हैं उनके द्वारा समर्थित रासबिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और ये एक तात्कालिक कारण होता है, ये भी एक मुख्य कारण आता है, जिसके कारण 1907 में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि नरम दल के द्वारा समर्थित रासबिहारी घोष और गरम दल वाले किसको बनाना चाह रहे थे, गरम दल वाले लाला लाजपत राय को या फिर बाल गंगाधर तिलक को। तो नरम दल किसको समर्थन कर रहा था, रासबिहारी घोष को, और गरम दल वाले लाला लाजपत राय को या फिर तिलक को। और जब नरम दल के द्वारा इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो इस वजह से अब कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और दो गुटों में कांग्रेस बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ। चूंकि 1907 से जो कांग्रेस है उसका विभाजन हो गया, अब जो गरम दल के नेता हैं वो पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपने सिद्धांतों को आगे बढ़ा सकते थे। अभी तक तो इनको कांग्रेस के अधिवेशन में अपनी बातों को जब ये रखते थे और अपनी बातें मनवाने के लिए इनको उस अधिवेशन में उस प्रस्ताव को पास कराना होता था, लेकिन अब चूंकि ये अलग हो गए तो अब ये अपने सिद्धांतों पे पूरी तरीके से ये अमल कर सकते थे, पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों के साथ चल सकते थे। तो इसी कारण से हम लोगों ने देखा कि जो उग्रवादी जो काल है, ठीक है, उग्रवादी जो संगठन का काल था तो 1905 से लेकर के 1917 तक चलता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, संगठन काल को हमने 3 भागों में बांट करके पढ़ा था। 1885 से लेकर 1905 उदारवादी काल कहलाता है, 1905 से 1917 उग्रवादी काल कहलाता है, और 1917 से लेकर 1947 का काल गांधीवादी काल कहलाता है। तो ये चल रहा है उग्रवादी काल का समय। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ, और उसको हम लोग कहते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। जब हम लोग भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की बात करेंगे तो इसको भी हम लोग कुछ टॉपिक्स में बांटेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके कारण क्या है, जो क्रांतिकारी आंदोलन है इसके कारण क्या है, फिर देखेंगे इसका उद्देश्य क्या था, फिर हम देखेंगे किन नीतियों का पालन किया गया, और चीज देखेंगे कि जो क्रांतिकारी आंदोलन के जो समर्थक हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उन्होंने किन नीतियों के द्वारा इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, और फिर हम देखेंगे इसका प्रसार। ठीक है, कारण, उद्देश्य, नीति एवं प्रसार। और जब बात करेंगे कारण की तो देखिए इसमें कारण भी 2 तरीके के हो सकते हैं, राजनीतिक कारण और दूसरा हो सकता है इसमें आर्थिक कारण। राजनीतिक कारण भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, और एक सामाजिक एवं धार्मिक कारण भी हो सकता है। अब अगर हम लोग राजनीतिक कारण की बात करेंगे तो क्योंकि हम लोग देख रहे हैं क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इस समय जो कांग्रेस के जो नेता हैं ये सभी राजनीति में भी अपना प्रतिनिधित्व चाह रहे थे, और जो अंग्रेज हैं वो इनके मन मुताबिक इतना अधिक प्रतिनिधित्व दे नहीं रहे थे। ठीक है, तो राजनीति में चूंकि जो इंटरेस्ट है भारतीयों का भी जाग रहा था, जो भारतीय जो शिक्षित वर्ग है वो भी अपना नेतृत्व की मांग कर रहे थे कि चूंकि भारत के लिए कानून बनाने वाली जो संस्था है उसमें भारतीयों का ही प्रतिनिधित्व नहीं है, जिसके लिए कानून बन रहा है उसमें वही शामिल नहीं है।
ठीक है। तो इस वजह से भारतीय मांग कर रहे थे कि राजनीति में हमें भी अवसर दिया जाए। जो भारत सचिव की जो भारत परिषद थी, उसके भी जो 15 सदस्यीय भारत परिषद थी, उसमें भी मांग की जा रही थी कि उसमें भी भारतीयों को शामिल किया जाए। ठीक है। साथ ही साथ जो विधान परिषद है, उसमें भी भारतीयों की भागीदारी की मांग की जा रही थी। और इस कारण से ये भी एक कारण बनता है क्रांतिकारी आंदोलन का, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है, अंग्रेज है, उनके द्वारा इनकी इस राजनीतिक मांग को पूरा नहीं किया जा रहा था। फिर हम देखते हैं आखिरी कारण। इस समय अंग्रेजों की जो नीति थी, ये पूरी तरीके से राजस्व के संग्रहण की नीति थी। जितना अधिक से अधिक हो सके उतना अधिक से अधिक धन वसूली करना चाह रहे थे। और इसी में हम लोग देखते हैं कि इनके द्वारा बहुत सारी राजस्व वसूली की व्यवस्थाएं लाई गई। जैसे कि हम लोग बात करते हैं पुराने समय से स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था आई, फिर हम लोग अगर बात कर रहे हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था आई, फिर महालवाड़ी व्यवस्था आई। तो ये सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से राजस्व के निर्धारण और उनके संकलन से संबंधित थी। जो जमींदारी व्यवस्था है वो इसी कारण से प्रभाव में आई। ठीक है। तो इस समय अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य था अधिक से अधिक कैसे भी करके जो भारतीय हैं उनसे राजस्व की वसूली करना, और इतना अधिक जो कर है उसका प्रतिशत इतना अधिक बढ़ा दिया गया, उसका जो परसेंटेज है लगान को इतना अधिक बढ़ा दिया गया कि जो भारतीय कृषक हैं और जो अन्य जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं उन पर इतना अधिक लगान का बोझ पड़ गया कि उनकी जो आर्थिक ढांचा है बिल्कुल से चरमरा गया। और किसानों की जो आर्थिक दुर्दशा है ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बनता है इस क्रांतिकारी आंदोलन का। साथ ही साथ देखें कि जो आपके वास्तुकार हैं या फिर जो हथकरघा उद्योग या कुटीर उद्योगों से जुड़े हुए जो लोग हैं, इस समय जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आती है तो उसके कारण भारत की सारे जो कुटीर उद्योग है ये भी नष्ट हो चुके थे, जिससे जो उन उद्योगों से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी आर्थिक कंडीशन बहुत अधिक खराब हो चुकी थी। तो ये भी एक कारण बनता है क्रांतिकारी आंदोलन के। फिर हम देखें सामाजिक धार्मिक जो कारण है, इसमें देखते हैं कि जो ब्रिटेन जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने भारतीयों की जो धार्मिक भावनाएं हैं इस पर भी काफी ठेस पहुंचाई। ठीक है। इस समय जो ईसाई मिशनरीज हैं ये भारत में आकर के और जो हिंदू और मुस्लिम हैं उनको ईसाई धर्म में दीक्षित करना चाह रहे थे। ठीक। तो भारतीयों को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इनकी धार्मिक भावनाओं में कुठाराघात किया जा रहा है, इनका धर्म परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ सामाजिक कारण अगर हम देखें तो अंग्रेजों ने बहुत सारी जो उस समय समाज में व्याप्त कुरीतियां भी कह सकते हैं, लेकिन वो सामाजिक मान्यताएं थी उन पे भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। जैसे कि समाज में व्याप्त उस समय जैसे सती प्रथा थी, बाल विवाह था, इन सब पे रोक लगाई गई अंग्रेजों के द्वारा, जिससे जो भारतीय हैं इनको ये आभास होने लगा कि अंग्रेज हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं और ये पूरी तरीके से जो हमारी धार्मिक भावनाएं, सामाजिक भावनाएं हैं इन पर ठेस पहुंचा रहे हैं। तो ये भी एक कारण होता है क्रांतिकारी आंदोलन का। ठीक है। फिर हम बात करें उद्देश्य क्या था इसका, तो इसका उद्देश्य था कि जो गलत दल के जो नेता हैं वो शक्ति का प्रयोग करके, शक्ति के आधार पर और अंग्रेजों को भारत से निकालकर भारत में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना चाह रहे थे। ठीक है। तो ये उद्देश्य हो जाता है। उद्देश्य क्या है? उग्रवादी क्रांतिकारी अंग्रेजों को भारत से खदेड़कर क्रांतिकारी शक्ति के आधार पर अंग्रेजों को भारत से खदेड़कर पूर्ण स्वराज्य स्थापित करना चाहते थे। ठीक है। पूर्ण स्वराज्य स्थापित करना चाहते थे। तो ये इस क्रांतिकारी आंदोलन का उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य। अब हम बात करें नीतियों की, तो देखिए नीतियों की हम लोग बात करेंगे जब हम लोग देखेंगे कि कहां पर ये आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ा, तो उसी के साथ साथ हम लोग इन नीतियों की भी बात करते हुए चलेंगे। प्रसार अगर हम देखें तो प्रसार को भी हम लोग दो तरीके से बात करते हैं, एक तो भारत में प्रसार और दूसरा विदेशों में प्रसार। यानी जो क्रांतिकारी आंदोलन है इसका भारत में प्रसार कहाँ हुआ और विदेशों में प्रसार कहाँ हुआ। तो अगर भारत में प्रसार की हम लोग बात करते हैं तो हम देखेंगे जैसे कि बंबई में
क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार बंबई में हम देखेंगे। बंगाल में इसका प्रभाव हुआ पंजाब, दिल्ली, मद्रास, ठीक है। इन आदि क्षेत्रों में भारत में व्यापक रूप से क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार हुआ। अवध के क्षेत्र में देखते हैं हम लोग। विदेशों में अगर हम बात करें तो जैसे अमेरिका में लाला हरदयाल के द्वारा जैसे गदर पार्टी की स्थापना की गई। जर्मनी में भी दो महत्वपूर्ण कांड हम लोग पढ़ते हैं, तोसा मारू कांड और एक और कांड है गाटा, ठीक है, तो उसको हम लोग बात करेंगे। जर्मनी के बाद हम लोग देखेंगे जैसे ब्रिटेन में भी कुछ संगठनों की स्थापना हुई और उन संगठनों के द्वारा जो इंग्लैंड वासी हैं उनको भारतीय समस्याओं से अवगत कराने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो इस तरह प्रसार हम लोगों ने देखा। प्रसार कहाँ है भारत में? मुख्य रूप से बंबई, बंगाल, पंजाब, दिल्ली और मद्रास के क्षेत्र में। विदेशों में अगर हम लोग बात करेंगे तो अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, इन क्षेत्रों में, और अफगानिस्तान इन क्षेत्रों में भारत संबंधी जो क्रांतिकारी आंदोलन है इनका विकास हुआ, ठीक है। कुछ अगर हम लोग इसको साफ करते हैं कुछ थोड़ा सा नीतियों में पॉइंट्स देख लेते हैं कि किन नीतियों के आधार पर इस आंदोलन को आगे चलाया गया, और फिर उन नीतियों की हम लोग चर्चा करेंगे जब हम इन क्षेत्रों पर जब हम लोग आंदोलन को देखेंगे। तो अगर हम नीतियां देखें कि क्या क्या नीतियां अपनाई गई, किन पॉलिसी के आधार पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया, तो हम लोग नीतियों की बात करेंगे तो नीतियों में हम लोग देखेंगे जैसे कि संगठन का निर्माण करना। जो क्रांतिकारी थे इनकी पॉलिसी क्या थी कि इस आंदोलन को गति देने के लिए, दिशा देने के लिए संगठनों का निर्माण किया जाए, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि बहुत सारे आंदोलन तो हुए लेकिन एक कुशल संगठन के अभाव में सारे आंदोलन फेल हो गए। लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के बाद एक जो है संगठन सामने आया और उस संगठन के द्वारा काफी व्यापक रूप से आंदोलनों को आगे चलाया गया, आंदोलनों को दिशा प्रदान की गई, गति प्रदान की गई। तो इसीलिए एक कुशल और एक योग्य संगठन की आवश्यकता थी। दूसरा देखते हैं दूसरी पॉलिसी में देखें कि संसाधनों का कलेक्शन, संसाधन इकट्ठा करना, ठीक है। संसाधनों को एकत्रित करना। दूसरी की नीति क्या थी कि इस आंदोलन के लिए आवश्यक जो संसाधन है, रिसोर्सेज, उनको जो है एकत्रित किया जाए। इन रिसोर्सेज में अगर हम देखें तो अस्त्र शस्त्र हो गया, अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, ठीक है। इसे हम देखें तो धन की प्राप्ति, और धन की प्राप्ति कैसे की गई? लूट और डकैती के द्वारा। क्रांतिकारी में इन्होंने लूट और डकैती के द्वारा, जैसे काकोरी कांड वगैरह हुए, तो ऐसे कुछ गतिविधियों के द्वारा इन्होंने इस आंदोलन को आगे चलाने के लिए धन की भी प्राप्ति की, क्योंकि किसी भी आंदोलन को आगे चलाने के लिए, उसको सफल करने के लिए धन एक आवश्यक कॉलेज तो है ही। तो अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति, गोला बारूद की प्राप्ति, अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति में इन्होंने बहुत सारी ब्रिटिश चौकियों को लूटा, ब्रिटिश शस्त्रागारों को लूटा, वहां से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, अच्छी कोटि की राइफल, बम वगैरह प्राप्त किए। धन की प्राप्ति के लिए इन्होंने बहुत सारे साहूकारों को लूटा, ब्रिटिश जो उस समय जमींदार वर्ग थे उनको लूटा, ठीक है। फिर हम देखेंगे संगठन हो गया, संसाधनों को एकत्रित करना हो गया, और उसके बाद हम देखेंगे पत्र पत्रिकाओं का संपादन, पत्र पत्रिकाओं का संपादन,
क्योंकि अगर इस आंदोलन को व्यापक रूप देना था, एक विस्तृत जनाधार एकत्रित करना था, तो अपनी बातों को, इस आंदोलन की जो नीति है, जो उद्देश्य है, उसको समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक था। और इसी वजह से जो क्रांतिकारी हैं उनके द्वारा विभिन्न पत्र एवं पत्रिकाओं का संपादन किया गया और उसको समाज के प्रत्येक वर्ग तक प्रसारित करने का प्रयास किया गया, जिससे इनके आंदोलन को एक व्यापक जनाधार मिल सके, प्रत्येक समाज का प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़ सके। तो इन पत्र पत्रिकाओं में हम लोग मुख्य पत्र पत्रिकाएं देखते हैं, तिलक के द्वारा उस समय केसरी और मराठा पत्रिकाओं का संपादन किया जा रहा था। अन्य विभिन्न और भी पत्रिकाएं संपादित की जा रही थी, कुछ न्यूज़पेपर भी संपादित किए जा रहे थे। तो ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रतिशोधात्मक कार्यवाही। प्रतिशोधात्मक कार्यवाही, जो आंदोलनकारी हैं इनके द्वारा ब्रिटिश की जो नीतियां हैं, जो दमनकारी नीतियां हैं, इनके विरोध में कुछ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई भी की गई, जिसमें कुछ हिंसा का भी प्रयोग किया गया, कुछ अंग्रेज अधिकारियों वगैरह की हत्या भी की गई, जो कि भारतीयों के दमन की नीतियों से जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो ये क्रांतिकारी आंदोलन है, इनका प्रसार किन किन क्षेत्रों में हुआ, तो इनकी हम लोग बात करेंगे। जो लोग प्रसार की बात करेंगे, तो पहले हम देखेंगे महाराष्ट्र में। इस आंदोलन का प्रसार महाराष्ट्र में हुआ। तो महाराष्ट्र में इस आंदोलन का प्रसार होने के कारण क्या थे, ये हम देखेंगे कि आखिरकार क्यों महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र के लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए। यहाँ पर अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया जाने लग गया। तो इस कारण हम पहला कारण देखें तो देखिए, दक्कन के क्षेत्र में शिवाजी और उनके फिर जो वंशज थे या उनके बाद जो पेशवा आए, उनके द्वारा दक्कन के क्षेत्र में एक कुशल और संगठित साम्राज्य का निर्माण किया गया था। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा क्या होता है कि 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात जो मराठा क्षेत्र है उसको ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, और जो मराठाओं का एक वंशज था, मराठाओं के वंशज जिसका नाम था चित्पावन ब्राह्मण, इनको भी इनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, जिससे जो महाराष्ट्र की जनता है, जिनके सेंटिमेंट्स अगर हम कहें, भावनाएं मराठाओं के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। तो जो मराठा जो निवासी थे उस दक्कन के क्षेत्र के, उनके भीतर भी एक आक्रोश की भावना व्याप्त थी। साथ ही साथ अंग्रेजों ने इस मराठा के क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त भी लागू कर ही रखा था, और रैयतवाड़ी बंदोबस्त के द्वारा जो लगान की दर है उसको 1/3 से लेकर के 1/2 तक निर्धारित की गई थी। ठीक, तो इससे ये जो बढ़ी हुई जो मात्रा है लगान की दर की, इससे भी जो दक्कन की जनता है उसमें एक आक्रोश व्याप्त था। तो हम देखते हैं कि ये भी एक कारण होता है महाराष्ट्र के क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन की जो गतिविधियां हैं उसके प्रसारित होने का। अंग्रेजों के द्वारा मराठा क्षेत्र अपने अधीन करना, वो मराठा वंशज को बेदखल कर देना। चलिए, एक कारण तो ये हो गया। जब हम दूसरे कारण की बात करते हैं तो दूसरा इस समय का जो तात्कालिक कारण, ये तो देखिए ये कारण तो एक सामान्य कारण है, धीरे धीरे लोगों के मन में एक आक्रोश की भावना व्याप्त हो रही है। लेकिन अगर एक तात्कालिक कारण की हम बात करें तो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में पूना के क्षेत्र में प्लेग फैल जाता है। जैसे कि जब कांग्रेस की स्थापना वाला पैटर्न हम पढ़ रहे थे उसमें भी मैंने बात किया था कि पूना में प्लेग फैल जाता है 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, और इसी वजह से कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो भी अब पूना की जगह बंबई में आयोजित किया जाता है। तो पूना के क्षेत्र में जब 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में प्लेग फैल जाता है तो एक जो है एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था कर्नल रीड, उसको इस क्षेत्र में जो लोग हैं इन लोगों की मदद करने के लिए भेजा जाता है। ये यहाँ की जो देखा जाए जो यहाँ की कंडीशन जो खराब हो चुकी थी, उस कंडीशन को या फिर लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए कर्नल रीड को मनोनीत किया जाता है।
लेकिन कर्नल रीड और उसके जो अन्य जो अधिकारी थे, जो कर्नल रीड के जो समर्थक थे, उनके द्वारा यहाँ पूना के नागरिकों के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता है। ठीक है, इनके साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया जाता है और ये भी एक कारण बनता है महाराष्ट्र के क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलनों के विकास का। तो देखते हैं कैप्टन रीड कैप्टन रैंड। ठीक है, कैप्टन रैंड के द्वारा क्या होता है कि पूना के क्षेत्र में कैप्टन रैंड के द्वारा पूना में प्लेग के दौरान नागरिकों से अमानवीय व्यवहार किया जाता है, नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है और ये भी एक कारण के रूप में सामने आता है क्रांतिकारी आंदोलन के। ठीक है, तो ये तो हो गए कारण। अब हम देखेंगे कारण के पश्चात हम लोग देखेंगे कि अब जो आंदोलनकारी हैं इन्होंने किन नीतियों के द्वारा यहाँ पर आंदोलन को आगे बढ़ाया। कारण देखिए, एक सामान्य कारण, दूसरा तात्कालिक कारण। अब देखिए कि किन नीतियों के द्वारा यहाँ पर इन नीतियों का अनुसरण किया गया, किन नीतियों के द्वारा यहाँ पर आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। तो नीतियों में हम लोग बात करेंगे पहले तो संगठनात्मक नीति, यानी कुछ संगठनों का निर्माण किया गया। फिर हम देखेंगे कुछ क्रियात्मक नीति, संगठनात्मक कार्रवाई देखेंगे और कुछ क्रियात्मक कार्रवाई देखेंगे, कुछ एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ पत्र पत्रिकाओं का संपादन चल ही रहा है। अब जब संगठनात्मक कार्रवाई की बात करेंगे, हम कुछ संगठनों के निर्माण की बात करते हैं, तो दो महत्वपूर्ण संगठन यहाँ पर विकास में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण संगठनों की हम लोग बात करेंगे, एक व्यायाम मंडल और दूसरा मित्र लेखा समिति। तो यहाँ पर दो संगठन प्रकाश में आते हैं, व्यायाम मंडल और मित्र लेखा संगठन। इन दोनों पर हम लोग चर्चा करते हैं। जो व्यायाम मंडल संगठन है, इस व्यायाम मंडल संगठन का निर्माण 1896 से 97 ईस्वी के आसपास हुआ और इस व्यायाम मंडल संगठन का निर्माण चापेकर बंधुओं के द्वारा किया गया। दो भाई थे चापेकर भाई, एक का नाम था दामोदर चापेकर और एक का नाम बालकृष्ण चापेकर। इन दो चापेकर बंधुओं के द्वारा इस व्यायाम मंडल संगठन का निर्माण 1896 से 97 ईस्वी में किया गया और इस संगठन की एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। क्या नाम था दोनों चापेकर बंधुओं का? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। और ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये संगठन जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। फिर हम देखेंगे एक और संगठन है मित्रलेखा संगठन। इस मित्रलेखा संगठन ने भी क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस मित्रलेखा संगठन का जो निर्माण है वो 1899 ईस्वी में वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया, वी.डी. सावरकर के द्वारा। और इसी मित्रलेखा संगठन को ही 1904 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तित करके अभिनव भारत कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो मित्रलेखा समिति है, संगठन है,
1899 में इसकी स्थापना होती है और 1904 ईस्वी में इसका भी नाम परिवर्तित करके इसका नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत संगठन कर दिया जाता है और इसके संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर। फिर हम देखते हैं कुछ क्रियात्मक नीतियां कि जो आंदोलनकारी हैं इन्होंने क्या क्रियात्मक नीतियां यहाँ पर चलाई महाराष्ट्र के क्षेत्र में, अंग्रेजों के विरोध क्या क्या कार्रवाइयां की गई, इनकी हम लोग बात करेंगे। क्रियात्मक कार्रवाइयों में पहला हम देखेंगे कि पूना में जो कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, क्योंकि जो वहाँ पर प्लेग फैल गया था, तो उस प्लेग में जो वहाँ पर जो समस्याएं उत्पन्न हो गई थी उसके निवारण के लिए जिस कमिश्नर की वहाँ नियुक्ति की गई थी और उस कमिश्नर ने वहाँ पर काफी दमनकारी और अमानवीय व्यवहार किए थे लोगों के साथ, तो इस व्यायाम मंडल जो समिति है, जो संगठन है, इस संगठन के 2 कार्यकर्ताओं के द्वारा तो पूना में प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड और उसके सहयोगियों की व्यायाम मंडल के 2 कार्यकर्ता जो इसके निर्माणकर्ता भी थे, चापेकर बंधु, इन चापेकर बंधुओं के द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी जाती है और इस हत्या के परिणाम स्वरूप चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको फांसी दे दी जाती है। उन्होंने प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड की चापेकर बंधुओं द्वारा हत्या कर दी जाती है और इस हत्या के परिणाम स्वरूप चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं महाराष्ट्र में व्यायाम मंडल है, उसके द्वारा किया गया कार्य, प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड की हत्या कर दी जाती है, फिर उनको फांसी दी जाती है। इसी के बाद जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने अपनी पत्रिका केसरी में इस पूरी घटना की तुलना शिवाजी के द्वारा अफजल की हत्या से की जाती है। ठीक है, जैसे शिवाजी ने अफजल की हत्या की थी, तो उस केस की तुलना यहाँ पर मिस्टर रैंड की हत्या, मिस्टर रैंड को एक तरीके से अफजल खां के रूप में चित्रित किया जाता है और चापेकर बंधु को शिवाजी के रूप में। तो इससे क्षुब्ध होकर के जो अंग्रेज हैं, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को 18 माह के कारावास की सजा सुना दी थी। ठीक, इसमें हम देखते हैं केसरी में लेख के कारण तिलक को 18 माह की सजा हो जाती है। ठीक, तो एक तो क्रियात्मक कार्रवाई ये हो गई। दूसरी अगर हम कार्रवाई की बात करेंगे, दूसरी कार्रवाई क्या थी? तो दूसरी कार्रवाई है नासिक षड्यंत्र केस। दूसरी कार्रवाई क्या है? दूसरी कार्रवाई है नासिक षड्यंत्र केस। यहां पर क्या होता है कि जो मित्र लेखा समिति के मित्र लेखा जो संगठन है, इसके जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने नासिक के डीएम, जिसका नाम था जैक्सन, इस डीएम जैक्सन की हत्या मित्र लेखा समिति के सदस्यों के द्वारा कर दी जाती है। मित्र लेखा संगठन के सदस्यों द्वारा जैक्सन की हत्या किसके द्वारा कर दी गई? मित्र लेखा संगठन के सदस्यों द्वारा। इसके परिणाम स्वरूप मित्र लेखा संगठन के बहुत सारे सदस्यों को गिरफ्तार किया जाता है, कुछ सदस्यों को फांसी दी जाती है, कुछ को निर्वासित कर दिया जाता है, कुछ को जेल की सजा होती है। इसी में वीडी सावरकर भी गिरफ्तार होते हैं, कुछ समय के लिए ये भी कारावास की सजा इनको भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये 2 हो गया। महाराष्ट्र में हमने 2 क्रियात्मक कार्रवाइयां देखी क्रांतिकारी आंदोलन के परिणाम स्वरूप। हमने 2 मुख्य संगठन देखे, व्यायाम मंडल और मित्र लेखा मंडल। ठीक है, इसका आपको थोड़ा सा इसका याद रखिए, जो जैक्सन की हत्या ये की जाती है 1909 ईस्वी में।
की घटना है। ये तो हो गया महाराष्ट्र में जो आंदोलन है, इस आंदोलन की हम लोगों ने भूमिका देखी। अब हम बात करेंगे बंगाल की। बंगाल में हम लोग एक देखेंगे कारण क्या रहा, और फिर दूसरा देखेंगे आंदोलनकारियों के द्वारा चलाई गई नीति। ठीक है, कारण में दो कारणों की हम बात करेंगे। एक कारण तो है कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है, उसके पश्चात अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में नियंत्रण स्थापित कर लिया जाना और बंगाल के जो उद्योग धंधे हैं उन उद्योग धंधों को चौपट कर देना, उद्योग धंधों को समाप्त कर देना। बंगाल जो समय आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था, तो उसका अत्यधिक दोहन करना, जिससे वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो किसान हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई थी। ठीक, तो ये भी एक धीरे धीरे असंतोष का कारण बन रहा था। और दूसरा फिर हम देखते हैं कि बंगाल का विभाजन हो जाना। ठीक है, एक तो जो है इसमें बंगाल के लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद बदतर हो गई, ये भी एक कारण होता है। लेकिन इसका भी जो तात्कालिक कारण है बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के शुरुआत होने का, वो है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन होता है। ठीक है, क्योंकि जो बंगाल के जो निवासी हैं वो नहीं चाहते थे, वो फेवर में नहीं थे कि बंगाल का विभाजन किया जाए, लेकिन अंग्रेजों की दमनकारी क्रियाओं के फलस्वरूप बंगाल का विभाजन जबरदस्ती कर दिया जाता है, धर्म के आधार पर कर दिया जाता है। लेकिन जो बंगाल के जो निवासी हैं वो भाषा के आधार पर एक दूसरे से आपस में एक दूसरे को ज़्यादा आपस में नज़दीक समझते थे, लेकिन भाषा को अलग हटा करके और धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया गया, जिसके कारण बंगाल के जो निवासी हैं, जो नागरिक हैं, उनके मन में असंतोष की भावना व्यक्त हुई। और ये भी बंगाल में इस क्रांतिकारी आंदोलन के विकास का कारण होता है। अब हम नीतियों में बात करेंगे कि क्या नीतियां चलाई गई। तो पहले हम बात करेंगे संगठनात्मक नीति, मुख्य संगठन की बात करेंगे, फिर हम देखेंगे क्रियात्मक कार्रवाइयां। संगठनात्मक नीति में हम देखते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक संगठन इस समय प्रकाश में आता है, जिसका नाम है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति 1907 ईस्वी में अनुशीलन समिति का गठन होता है। ठीक है, 1907 में अनुशीलन समिति का गठन होता है। इस अनुशीलन समिति के गठन में पी मित्रा, जो अनुशीलन समिति है, इसमें एक मेंबर थे पी मित्रा, जिन्होंने इस अनुशीलन समिति की ब्रांच ढाका में खोली। पी मित्रा ने इसकी जो ब्रांच है अनुशीलन समिति की ब्रांच को ढाका में खोला। ठीक है, और इस अनुशीलन समिति में दो अन्य मेंबर भी थे, जिनका नाम था बालेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। दो लोग और थे, ये मुख्य नेता थे इस अनुशीलन समिति के, बालेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। ये अनुशीलन समिति, इसने भी बंगाल में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं इसको काफी नेतृत्व किया, क्रांतिकारी आंदोलन को काफी आगे बढ़ाया। फिर हम देखते हैं क्रियात्मक गतिविधियों में क्या क्या क्रियात्मक गतिविधियां की गई। तो उसमें एक देखते हैं हम लोग मुजफ्फरपुर केस, मुजफ्फरपुर कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड देखते हैं हम लोग। एक हम देखते हैं अलीपुर कांड, और एक हम देखते हैं हावड़ा। ये तीन केसेस हम देखेंगे, जिनके द्वारा हम देखते हैं कि बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों किस तरीके से चल रही थी। ठीक है, ये तीनों केसेस का हम लोग बारी बारी से अध्ययन करते हैं। उस समय अगर हम लोग पहले देखते हैं मुजफ्फरपुर कांड को,
बमकांड। तो मुजफ्फरपुर के उस समय अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था किंग्सफोर्ड। ये किंग्सफोर्ड भी एक काफी दमनकारी प्रवृत्ति का एक अधिकारी था और इसकी दमनकारी प्रवृत्तियों से, इसकी नीतियों से जो यहाँ की जो जनता थी मुजफ्फरपुर की, ये काफी ज्यादा पिछड़ी थी, काफी क्रुद्ध थी और इसी कारण से इस किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया क्रांतिकारी जो नेता है उनके द्वारा। इसमें दो मुख्य लोग, इनका नाम है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इनके द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या का षड्यंत्र किया जाता है, इसकी हत्या की योजना बनाई जाती है और इसी योजना के परिणामस्वरूप जब किंग्सफोर्ड की गाड़ी है वो एक बार जा रही थी रास्ते से और उस गाड़ी के ऊपर इन दोनों के द्वारा बम फेंका जाता है। उस बम फेंकने से किंग्सफोर्ड तो बच जाते हैं क्योंकि उस समय उस गाड़ी में उपस्थित नहीं थे, लेकिन मुजफ्फरपुर के ही न्यायाधीश जॉन कैनेडी की पत्नी और पुत्री उस गाड़ी में उपस्थित थे, जिसके कारण कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो जाती है। कैनेडी के पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो जाती है। ये कैनेडी भी एक अंग्रेज अधिकारी ही था मुजफ्फरपुर का। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन गिरफ्तारी से पश्चात ही खुदीराम बोस आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या कर ली गई और इसको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो ये तो था मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें किंग्सफोर्ड की गाड़ी के ऊपर बम फेंका जाता है प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस के द्वारा, जिसमें किंग्सफोर्ड तो बच जाता है, लेकिन अंग्रेज अधिकारी कैनेडी की पत्नी और पुत्री की उस बम कांड में मृत्यु जाती है। इसी को हम कहते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड। इसके बाद हम अगला हम कहते हैं अलीपुर कांड। अलीपुर केस क्या है? 1908 की घटना है। मुजफ्फरपुर केस भी 1908 की घटना है, याद रखना है आपको। तो इस मुजफ्फरपुर कांड के पश्चात अलीपुर में एक व्यापक सशस्त्र तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें क्या होता है कि कुछ क्रांतिकारी नेता गिरफ्तार किए जाते हैं। लगभग 34-35 क्रांतिकारी नेता इस सघन जो जांच अभियान था, सशस्त्र तलाशी अभियान, इस सशस्त्र तलाशी अभियान में अलीपुर में 34 क्रांतिकारी नेता गिरफ्तार हो जाते हैं। इन क्रांतिकारी नेताओं में अरविंद घोष और बालेंद्र घोष भी शामिल थे। अरविंद घोष और बालेंद्र घोष भी शामिल थे और लगभग 34 अन्य क्रांतिकारी बीच में पकड़े जाते हैं। अन्य क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं। इसमें से बहुत सारे क्रांतिकारियों को मृत्युदंड दे दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है, कुछ को आजीवन कारावास दे दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो अरविंद घोष है बहुत सारों को तो सजाए मौत दे दी गई, लेकिन जो अरविंद घोष है, अरविंद घोष इस अलीपुर केस में अरविंद घोष किसी तरीके से बच जाते हैं और इसी के पश्चात ही 1908 में अरविंद घोष अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे और पांडिचेरी में एक जगह है ओरोविल, और ये यहाँ से 1908 में ओरोविल पांडिचेरी चले जाएंगे। ओरोविल पांडिचेरी चले जाते हैं और वहां पर ये एक आश्रम की स्थापना करते हैं और शेष समय वहीं पर अपना पांडिचेरी में व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो इसमें काफी सारे जो बालेंद्र घोष वगैरह है इनको भी सजा होती है, अरविंद घोष ही बच जाते हैं इसमें, और फिर इसी के पश्चात 1908 ईस्वी में ये सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और उसके बाद पांडिचेरी चले जाएंगे, शेष समय पांडिचेरी में व्यतीत करते हैं। तो ये था आपका अलीपुर केस। ये मुजफ्फरपुर जो केस है उसी के परिणाम स्वरूप
ये अलीपुर केस अस्तित्व में आता है, तो दोनों को ये डेट याद रखें। मुजफ्फरपुर केस भी 1908 का है, अलीपुर केस भी 1908 का है। उसके बाद हम देखेंगे हावड़ा केस। ठीक है, हावड़ा केस क्या है इसके बारे में देखेंगे। ये भी बंगाल में एक यहाँ पर भी क्रांतिकारी जो क्रियात्मक कार्रवाई है, या ये भी उसी का परिणाम है, हावड़ा जो बम कांड है। तो यहाँ पे जो है हावड़ा के डीएसपी था जिसका नाम था शमसुल आलम। जो शमसुल आलम है ये भी एक काफी बदनाम व्यक्ति था, काफी बदनाम अधिकारी थे ये भी। और इसी कारण से जो क्रांतिकारी नेता है इन्होंने इस शमसुल आलम को भी सबक सिखाने की योजना बनाई और इसकी हत्या करने का प्रयास किया जाता है। इसी में एक व्यक्ति था जतेंद्र नाथ बनर्जी, एक क्रांतिकारी थे जतेंद्र नाथ बनर्जी, और इन जतेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा शमसुल आलम की हत्या कर दी जाती है। जतेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा शमसुल आलम की हत्या कर दी जाएगी और इस हत्या के पश्चात जतेंद्र नाथ बनर्जी को पकड़ लिया जाता है और इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, तो जतेंद्र नाथ बनर्जी को पकड़ लिया जाता है और इसको क्या होती है, फांसी की सजा सुना दी जाती है। ठीक है, तो ये था हावड़ा केस। मुजफ्फरपुर केस में जॉन कैनेडी की बग्घी पर बम फेंका जाता है, वो बच जाते हैं। अगला अलीपुर केस, उसमें सघन शस्त्र तलाशी अभियान होता है, उसमें उसी केस के परिणाम स्वरूप अरविंद घोष सक्रिय राजनीति से संन्यास लेंगे और पौंडीचेरी शिफ्ट हो जाएंगे। तीसरा हावड़ा केस, इसमें क्या होगा, इसमें जतेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा एक डीएसपी शमसुल आलम इसकी हत्या कर दी जाती है और उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जतेंद्र नाथ बनर्जी को फांसी की सजा सुना दी जाएगी। फिर हम देखेंगे पंजाब में क्या गतिविधियां हुई। पंजाब को देखते हैं। पंजाब भी क्रांतिकारी गतिविधियों का क्रांतिकारी गतिविधियों का एक केंद्र रहा और पंजाब के क्षेत्र में लाला हरदयाल के द्वारा इन क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया गया। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि उपलब्धियों में देखेंगे, जब बात करेंगे संगठनात्मक कार्रवाई की, तो कुछ संगठनों का यहाँ मुख्य उल्लेख मिलता है, जैसे कि एक संगठन है भारत माता संगठन, एक अन्य संगठन है मुख्य रूप से भारत माता संगठन है जो कि जतन मोहन चटर्जी के द्वारा जिसका निर्माण किया गया। क्या संगठन था? भारत माता संगठन। और इस संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जतन मोहन चटर्जी द्वारा। तो भारत माता संगठन में काफी एक्टिव रहा पंजाब के क्षेत्र में। क्रांतिकारी जो आंदोलन है इनको गतिविधियां दी। जतिन मोहन चटर्जी के अलावा एक अन्य व्यक्ति अजीत सिंह, इन्होंने भी काफी योगदान दिया पंजाब के क्षेत्र में। लाला लाजपत राय थे ही जो कि पत्र पत्रिकाओं के संपादन के द्वारा, न्यूज पत्रों के संपादन के द्वारा, लेखों के संपादन के द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे, इस क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो हम देखेंगे अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, हरदयाल, करतार सिंह, इन सभी ने मिलकर के 21 फरवरी 1915 ईस्वी को संपूर्ण उत्तरी भारत में एक साथ आंदोलन करने का निश्चय किया, किंतु निश्चित तिथि से पूर्व ही कृपाल सिंह के द्वारा भेद खोल देने के कारण इनकी जो योजना है असफल हो गई। तो 1915 ईस्वी में क्या हुआ, लाला लाजपत राय, हरदयाल सिंह, कृपाल सिंह, अजीत सिंह, इनके द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में आंदोलन चलाने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन कृपाल सिंह नामक एक व्यक्ति उसके द्वारा इस योजना को अंग्रेजों तक पहुंचा दिया जाता है और जिससे अंग्रेजों के द्वारा दमनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों तक इस बात को लीक कर दिया था कृपाल सिंह के द्वारा, और ये सभी जो क्रांतिकारी हैं इनके द्वारा लाहौर षड्यंत्र केस, मतलब इन पर लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया जाता है और इस लाहौर षड्यंत्र केस के द्वारा
इसमें शामिल जो क्रांतिकारी थे इन सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके इन सभी को अलग अलग जेलों में भेज दिया जाता है, जिससे ये जो योजना जो बन रही थी ये योजना विफल हो जाती है। ठीक है, अगर ये योजना क्योंकि एक विस्तृत क्षेत्र में चलाने की प्लानिंग चल रही थी, अगर विस्तृत क्षेत्र में चलाई जाती तो शायद इसके परिणाम कुछ और होते, लेकिन कृपाल सिंह के द्वारा, कृपाल सिंह इस व्यक्ति का नाम याद रखना है, कृपाल सिंह, इसके द्वारा मुखबरी कर देने के कारण इन सभी क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया जाता है और इस आंदोलन को पंजाब के क्षेत्र में जो अंग्रेज अधिकारी हैं दबाने में सफल रहते हैं। ठीक है, तो इस बात को ये याद रखें 21 फरवरी 1915। फिर हम कुछ और क्षेत्र इसमें हैं, जैसे कि मद्रास के क्षेत्र में, दिल्ली के क्षेत्र में और विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, तो इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है, विदेशों में कहाँ कहाँ पे आंदोलन चला वो देखेंगे, दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया, दिल्ली में कौन सा संगठन का निर्माण हुआ, मद्रास के क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव रहा, इन सब के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आज के लिए।